साइलेंट कर ले फ़ोन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीजी के ऑनलाइन। बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आए हैं हम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इससे पिछले सेशंस में हम लोग कवर कर चुके हैं अपने 3 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, स्टेम, रूट एंड लीफ के बारे में। ठीक है, तो आज का सेशन चालू करने से पहले थोड़ा सा एक रिकैप सा देख लेते हैं, क्या क्या हमने बात करी थी, वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्ट में। देखना जरा, जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनके लिए रिकैप दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो भाई, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पढ़ाए थे मैंने। ठीक है, इन्हीं की बात कर रहे थे हम लोग। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्लांट्स के 2 हिसाब से बांटे थे हमने। एक बांटा था रूट सिस्टम और एक बांटा है हमने शूट सिस्टम। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जो उसके एक्सटर्नल फीचर्स देखे जाते हैं, उन्हीं को हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन करने के लिए। ऑर्गेनिजम्स को अगर हमें क्लासीफाई करना है तो बिना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हम क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, फ्लावरिंग प्लांट में हम 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में। ठीक है, रूट्स में हमने पढ़ाया हुआ आपको पहली टैप रूट, और दूसरा हमने पढ़ाया आपको फाइब्रस रूट, और तीसरा हमने जो पढ़ाया दैट वाज एडवेंटिशियस। ठीक है, ये 3 बात बताई हैं और इन सब के हमने मॉडिफिकेशंस भी डिस्कस करे हैं। तो मैं एक रिकैप दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी अब। तो पहला रूट में हमने टैप रूट पढ़ा, फाइब्रस रूट पढ़ा, एडवेंटिशियस रूट पढ़ा। शूट सिस्टम बहुत डाइवर्स होता है, अलग अलग चीज़ें आती हैं इसमें। सबसे पहला मेन स्टेम होता है जिसमें ये पूरा शूट सिस्टम बना हुआ होता है। सेकेंड लीफ, ये हमने पढ़ लिया। थर्ड इज इनफ्लोरेसेंस, और इसी में होते हैं फ्लावर। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट। ठीक है, इसके अलावा क्या, फ्रूट। ये आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पढ़ेंगे हम शूट सिस्टम में। ठीक है ना। अब 1-2 नाम और आपके ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे बर्ड ऐड कर सकते हो, बर्ड, एक्सिलरी बर्ड जो मैंने पढ़ाई थी आपको। ठीक है, तो ये सब शूट सिस्टम का पार्ट होता है। तो 2 बेसिस पे हम लोग प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पढ़ते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। इसमें से मैं आपको ये सारी चीज़ें करा चुका हूँ, स्टेम करा चुका हूँ, लीफ करा चुका हूँ। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे दैट इज इनफ्लोरेसेंस। अब ये होता क्या है इनफ्लोरेसेंस? इनफ्लोरेसेंस होता क्या है, अब इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर में डिफरेंस क्या है, ये सारी बातें हम समझेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात, अब फ्लावर बनता कैसे है, ये सारी बातें इसी टॉपिक में मैं समझाने जाऊंगा। ठीक है, तो इनफ्लोरेसेंस होता है गुच्छा, एक तरीके का बंडल होता है, और वो बंडल होता है फ्लावर का। किसका बंडल होता है? फ्लावर का। ठीक है, हाँ या ना? किसका बंडल होता है? फ्लावर का। तो सुनना, इनफ्लोरेसेंस के बारे में मैं पहले बता रहा हूँ। इनफ्लोरेसेंस एक तरीके का मॉडिफाइड स्टेम ही है। ये क्या? मॉडिफाइड स्टेम। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, देखो इस पर ये फ्लावर लग रहे हैं बहुत सारे, ये पूरा इनफ्लोरेसेंस कहलाया जाता है। एक स्टेम पे जब बहुत सारे फ्लावर लगे हो एक ही जगह पर, दैट इज कॉल्ड अ इनफ्लोरेसेंस। और ये स्टेम ही है जो मॉडिफाई हो गई है। इसमें स्टेम ही मॉडिफाई होके किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इनफ्लोरेसेंस में। इनफ्लोरेसेंस इज अ बंच ऑफ फ्लावर। एक ही स्टेम पे छोटे से एरिया में बहुत सारे फ्लावर्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ इनफ्लोरेसेंस। तो ध्यान से सुनिएगा। अब फ्लावर से चालू हो रहा है क्योंकि इनफ्लोरेसेंस फ्लावर से बनता है। A flower is a modified shoot, shoot मतलब stem, wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। तो इसमें क्या कहानी है? वही स्टेम है, स्टेम का टिप है, ये ग्राउंड मान ले, ये शूट एपिकल मेरिस्टम, ये मॉडिफाई हो जाती है। क्या हो जाती है? मॉडिफाई। और मॉडिफाई होके किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्लोरल मेरिस्टम में। अब बात यह है कि क्या ऐसे सपने आ गए कि अपने आप मॉडिफाई हो गई? अब सपने तो नहीं आ रहे होंगे।
तो मॉडिफिकेशन के लिए बेटा कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे इंसानों में हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। उनको हम प्लांट्स की भाषा में पीजीआरस कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? पीजीआरस, दैट इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो एक्चुअल में ये प्लांट की ग्रोथ का ही पार्ट है। जब प्लांट ग्रो करेगा, ऐसा नहीं तो नहीं है बचपन में इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर आ जाते हैं, जब प्लांट थोड़ा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसी के बाद फ्लावर आना चालू होते हैं, तभी फ्लोरल मेरिस्टम भी बनता है। यंग एज में नहीं बनता, जब प्लांट थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तब जाके फ्लोरल मेरिस्टम। फ्लोरल मेरिस्टम और कुछ नहीं, ये एपिकल मेरिस्टम ही मॉडिफाई होकर फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं प्लांट के पीजीआरस। कौन हेल्प करता है? प्लांट के पीजीआरस। अब होगा क्या इससे? अब मेरिस्टम का काम होता है सेल डिवाइड करके नई नई सेल्स बनाना। अब फ्लोरल मेरिस्टम मतलब ये ऐसी सेल्स बनाएगा या ऐसा बंच ऑफ टिश्यू बनाएगा जो किस में कन्वर्ट होंगे? फ्लावर में कन्वर्ट होंगे। किस में कन्वर्ट होंगे बेटा? फ्लावर में। तो फ्लोरल मेरिस्टम, मेरिस्टम मतलब वो टिश्यू जो आगे जाके डिवाइड करके नई नई सेल्स बना के उनको किस में कन्वर्ट करेगा? फ्लावर में कन्वर्ट करेगा। और ये फ्लोरल मेरिस्टम कुछ नहीं, मॉडिफाइड एपिकल मेरिस्टम ही होता है, क्योंकि यही है जो भी ग्रोथ का काम करती है, शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट। अब फ्लावर की बात कर रहा हूँ, शूट सिस्टम में बात कर रहा हूँ, तो शूट एपिकल मेरिस्टम ही काम करेगा। तो वही चीज लिखा क्या? अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। क्वेश्चन आया हुआ, मार्क कर लेना बेटा। कहां से बनता है फ्लोरल मेरिस्टम? शूट एपिकल मेरिस्टम के मॉडिफिकेशन से। मॉडिफाई करता कौन है इन्हें? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कौन मॉडिफाई करता है इन्हें? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। चलें आगे, आगे सुनता। अब क्या कहानी है? इंटरनोड्स डू नॉट elongate एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड। अब इसकी कहानी क्या है? अब जैसे जैसे ये ग्रोथ होती है, स्टेम के साथ ही कहानी होती है। स्टेम में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है नोड और इंटरनोड। जैसे ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड। अब नोड से आपको पता है दो चीजें निकलती हैं, या तो लीफ निकलेगी या इसी से ब्रांच निकलेगी या एक्सिलरी बड निकलती है, हाँ या ना। अब जब ये मेरिस्टम या ये स्टेम फ्लावरिंग करने वाली होगी, फ्लोरल मेरिस्टम बन गया होगा, फ्लावर आने वाले होंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है? इसकी जो इंटरनोड होती है, क्या इसकी जो स्टेम की इंटरनोड होती है वो इलोंगेट नहीं होती, कंडेंस हो जाती है। मतलब ये जो एरिया, ये बीच का, दो नोड के बीच का एरिया, ये कंडेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो स्टेम की एक्सिस है वो क्या हो जाती है? छोटी। क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है एक्सिस। जितना लेंथ में बढ़नी चाहिए थी उतनी लेंथ में बढ़ नहीं पाती है, तो एक्सिस क्या हो जाती है? कंडेंस। कंडेंस होने की वजह से उस पर्टिकुलर एक्सिस पे बहुत सारे फ्लावर एक ही जगह पे आने चालू हो जाते हैं। तो वही लिखा है, The internode do not elongate and the axis get condensed। अब ये सारे काम पीजीआरस के ही होते हैं बेटा। ये सारा जो भी चेंज हो रहा है ये सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ही लाता है। तो स्टेम की इंटरनोड कैसी हो जाती है? इलोंगेट होना बंद हो जाती है, और उसकी एक्सेस क्या रह जाती है प्लांट की? छोटी, जिस एरिया में फ्लावर आ रहे होंगे। ठीक है, हाँ या ना? आगे सुनना। द एपिक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब क्या कहानी हो गई? तो मान लो ये स्टेम है, वापस से डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये ग्राउंड है, ये फ्लोरल मेरिस्टम है। क्या है ये? फ्लोरल मेरिस्टम। अब ये फ्लोरल मेरिस्टम आगे डेवलप हुई स्टेम में, हाँ या ना? अब आगे जब डेवलप हुई ये फ्लोरल मेरिस्टम, ये वाला एरिया इनलॉन्गेट हुआ। इसमें क्या होता है कि ये जो नोड्स हैं वो बहुत पास पास मिलते हैं। इसमें क्या, जो नोड्स मिलती हैं वो बहुत पास पास मिलती हैं। मतलब सीधी भाषा में इनके बीच में जो इंटरनोड का डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। इंटरनोड ज्यादा इलोंगेट नहीं हो पाती है, छोटी रह जाती है। जितनी ये स्टेम की एक्सिस होनी चाहिए थी फ्लोरल मेरिस्टम बनने के बाद, उतनी ये एक्सिस इंक्रीज नहीं करती, थोड़ी सी इंक्रीज करती है। तो हम ये कह देते हैं कि इनकी एक्सिस कंडेंस हो गई है। क्या? ये स्टेम की जो एक्सिस है वो क्या हो गई है? कंडेंस। और नोड्स इस कंडेंस होने की वजह से बहुत पास पास आ गए, या इंटरनोड्स की लेंथ कम हो गई, एक ही बात है। और अब जो कहानी है, अभी तक स्टेम जब बन रहा था, एपिकल मेरिस्टम काम कर रहा था, नोड से निकल रही थी लीव्स। अभी तक हर नोड पे कौन आ रहा था? लीव आ रही थी। बट फ्लोरल मेरिस्टम में अब हर नोड पे क्या आएंगे? फ्लावर्स आएंगे। अब हर नोड पे क्या आएंगे बेटा? फ्लावर्स आएंगे। अब लीफ का डेवलपमेंट नहीं होगा। फ्लावर और लीफ में जमीन आसमान का फर्क होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। फ्लावर इज अ वेजिटेटिव ऑर्गन, फ्लावर इज अ वेजिटेटिव ऑर्गन, बट सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, लीफ इज अ वेजिटेटिव ऑर्गन बट फ्लावर इज नॉट अ वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, तो वापस सुनना। क्या? द एपिक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस।
तो यही एपिक्स की बात कर रहा है। ये अलग अलग प्रकार के फ्लोरल अपेंडेजेस, मतलब फ्लावर की एक पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उनको कहते हैं हम फ्लोरल अपेंडेजेस। या फिर सीधी भाषा में फ्लावर बनेगा। सीधी भाषा में क्या बनेगा? डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब फ्लावर बनेगा। लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स, ये हर नोड से क्या एक एक फ्लावर निकलना चालू हो जाएगा इंस्टेड ऑफ लीव्स। मैं नहीं करा रहा हूं, ये फ्लोरल मेरिस्टम करा रहा है। और फ्लोरल मेरिस्टम किससे बना है? एपिकल मेरिस्टम से बना है। क्यों बना है? बिकॉज ऑफ PGRs। उसी की वजह से इसकी जो शूट है वो जितनी लॉन्गेट होनी चाहिए थी उतनी लॉन्गेट नहीं होती, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, इंटरनोड कंडेंस हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी एक्सिस कंडेंस हो जाती है और हर नोड से फ्लावर निकलना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक क्लस्टर बन जाता है, पूरा एक गुच्छा क्रिएट हो जाता है। इसी क्लस्टर टाइप के स्ट्रक्चर को हम इन्फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। हाँ या ना? इसी क्लस्टर टाइप के स्ट्रक्चर को हम किसका नाम दे देते हैं? इन्फ्लोरेसेंस का। तो वही लिखा है, व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। अच्छा, एक और कहानी। अब किसी किसी में क्या होता है, यहाँ पे टिप भी मॉडिफाई हो जाती है फ्लावर में। अभी तो मैं साइड से नोट से निकाल रहा हूँ फ्लावर। किसी किसी प्लांट में ये टिप पे भी फ्लावर आने लग जाता है, और जब भी ऐसा होगा तो हमेशा याद रखना सॉलिटरी फ्लावर होता है वो। सॉलिटरी फ्लावर मतलब इकलौता अकेला फ्लावर होगा उसमें, वो बिल्कुल टिप पे, जस्ट लाइक दिस। मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ सॉलिटरी फ्लावर का। ये रहा, ये टिप है, एक्सिस है, ये उसकी टिप है। ये तो साइड से निकल गई, नोड आ गई तेरी। क्या आ गई है? नोड। नोड से अलग निकल गई। अब नोड से एक और साइड में ब्रांच निकली, ये भी एक्सिस है। अब हर बार इसकी एक्सिस की टिप पे देखो, किसी भी एक्सिस की टिप पे देखो कितने फ्लावर आ रहे हैं? एक आ रहा होगा। एक एक्सिस से अगर मैं एक एक्सिस पे बनाऊं तो एक एक्सिस पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही फ्लावर मिल रहा होगा। बट अगर ये फ्लावर नोड से निकल रहे होते तो एक ही एक्सिस पे, अगर ये फ्लावर लेटरली निकल रहे होते तो एक ही एक्सिस पे बहुत सारे फ्लावर आते हैं। फर्क है इन दोनों बातों में। अगर टिप पे फ्लावर निकले, इसकी टिप पे फ्लावर निकला है क्या? नहीं, इसकी हर नोड से फ्लावर निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? हर नोड से फ्लावर, तो पूरा बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। बट जिन प्लांट्स की एक्सिस मतलब स्टेम की टिप पे फ्लावर आता है तो वो हमेशा सॉलिटरी फ्लावर होता है, सिंगल फ्लावर। जैसे ये स्टेम है, मान लो इसकी टिप पे आया, कितने फ्लावर मिल रहे हैं? एक। अब इस स्टेम का एक और ब्रांच निकल के गई इधर से, इस ब्रांच पे आओ, इसकी टिप पे देखो केवल एक ही फ्लावर मिल रहा है। अब इस ब्रांच की भी एक और ब्रांच निकली, इसकी टिप पे अगर देखोगे ये भी एक ही फ्लावर में कन्वर्ट होगी। इधर से ब्रांच निकाल, इसकी भी टिप पे केवल एक ही फ्लावर। सेम चीज इधर से ब्रांच, इस ब्रांच एक तरीके से स्टेम का ही पार्ट हो गया। हाँ या ना? इसकी भी टिप पे फ्लावर आ रहा है तो एक ही फ्लावर आ रहा है। बट यही अगर एक स्टेम पे से, नोड पे से फ्लावर निकल रहे होते तो क्या एक निकलता? नहीं, बहुत सारे फ्लावर्स निकलते हैं। तो फर्क होता है, अलग अलग टाइप के बेटा इन्फ्लोरेसेंस मिलते हैं, ठीक है ना? किसी किसी में टिप पे फ्लावर मिलता है, किसी में टिप पे फ्लावर नहीं मिलता है। तो वही लिखा है क्या? व्हेन अ शूट टिप, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। मतलब वहां ग्रुप ऑफ फ्लावर नहीं दिखता, सिंगल फ्लावर दिखता, और वो भी कहां पे दिखता? उस स्टेम की टिप पर। ठीक है, आगे सुनना। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। मार्क कर लेना भाई। अब इन्फ्लोरेसेंस क्या है कि एक फ्लोरल एक्सिस पे, फ्लोरल एक्सिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेम, जो मॉडिफाइड स्टेम है, इस फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का कैसा अरेंजमेंट है, फ्लावर का कैसा अरेंजमेंट है, इसको बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। ये फ्लावर बना दिए मैंने, भले ही गंदे से है तुम्हारी तरह, बट फ्लावर है, ठीक है? हाँ या ना? कोई दिक्कत? ये ग्रुप ऑफ फ्लावर या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है बेटा, चलें आगे। अब डिपेंड करता है कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है। मैंने दो केस पढ़ाए, एक में तो ऐसे आ गया फ्लावर, एक में कैसे आ रहा है? ये स्टेम है तो इसकी टिप पे इकलौता एक फ्लावर मिला। अब इस स्टेम से एक और स्टेम निकल रही है, इसकी भी टिप पे एक और फ्लावर आ गया। इस स्टेम से एक और स्टेम निकल गई, ब्रांच निकल गई, इसकी टिप पे भी एक सिंगल फ्लावर। ऐसे फ्लावर को कहते हैं हम सॉलिटरी फ्लावर। क्या उनसा फ्लावर बोलते हैं से? सॉलिटरी फ्लावर। तो जब भी शूट टिप या स्टेम की टिप पे फ्लावर बनेगा तो वो अकेला होगा, उसके साथ और फ्लावर बनते नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला सुनना। दूसरा केस, तो अब वही दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस दो मिलते हैं बेटा, एक मिलता है रेसिमोज, एक मिलता है साइमोज। आपकी बुक में भी लिख रहा होगा, ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस बनाए, ये साइमोज। फर्क समझ में आ गया होगा। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में स्टेम की टिप पर फ्लावर बनते हैं, रेसिमोज में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, जब किसी के सर के ऊपर कुछ रख दोगे आप तो क्या उसकी ग्रोथ ज्यादा हो पाएगी? नहीं। तो याद रखना, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की जो एक्सिस की लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, बट रेसिमोज में ऐसा नहीं है। रेसिमोज की एक्सिस बढ़ती चली जाती है क्योंकि उसके सर पे कुछ नहीं रखा होता।
साइमोस की एक्सिस की लेंथ लिमिटेड, क्योंकि उसके चांद पे एक फ्लावर बिठा दिया, उसके टॉप पे एक फ्लावर बिठा दिया गया है। बट रेसिमोस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी टिप पे कोई फ्लावर नहीं होता, साइड से लेटरली निकलते हैं, टिप फ्री रहती है, आराम से इनकी एक्सेस ग्रो करती चली जाती है। तो ये फर्क है इन दोनों इन्फ्लोरेसेंस में, रेसिमोस एंड साइमोस। वही लिखा हुआ है, पढ़ के दिखा दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। तो क्या बोला कि टिप पर अगर फ्लावर मिलेगा तो हम अलग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, और अगर टिप पे फ्लावर नहीं मिलेगा तो अलग इन्फ्लोरेसेंस है। मतलब टिप पर फ्लावर बैठने के बेसिस पे दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पाए जा रहे हैं। अगर टिप पे फ्लावर बैठा है तो याद रखना इसकी एक्सेस ग्रो नहीं, सीधी बात है, किसी सर पे कोई बोझ रख दोगे तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो अगर हमने टिप पर फ्लावर रख रखा है तो इसकी एक्सेस ग्रो नहीं करेगी, तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं साइमोस। बट रेसिमोस में क्या, ये फ्लावर टिप पे नहीं होता, कहां होता है, फिर लेटरली निकलते हैं साइड से। तो इसकी टिप फ्री है, तो इसकी टिप ग्रोथ करने के लिए फ्री होती है, इसकी एक्सेस ग्रो करती चली जाती है थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो इस बेसिस पे दो इन्फ्लोरेसेंस पाए जा रहे हैं, क्या क्या नाम है, रेसिमोस एंड साइमोस। चलें आगे। अब मैं रेसिमोस की बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्या कहानी है रेसिमोस में और कैसे फ्लावर अरेंज होते हैं, बता दिया वैसे मैंने, अब डिटेल में और थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान से सुनना। इन रेसिमोस टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। समझ में आ गया हो क्यों, क्योंकि इसकी टिप पे फ्लावर नहीं है। आगे सुनना। द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपीटल सक्सेशन। कैसे सक्सेशन में ग्रो करती हैं, एक्रोपीटल सक्सेशन में, ठीक है। कौन से सक्सेशन में, एक्रोपिटल सक्सेशन में। अब ये पढ़ा चुका हूं मैं, लीफ में बताया था एक्रोपिटल, ध्यान है किसी को, हाँ या ना। एग्रोपिटल मैंने पढ़ाया हुआ है भाई आपको, लीफ का अरेंजमेंट बताया था मैंने। एग्रोपिटल अरेंजमेंट में क्या कहानी है, ऊपर तो फ्लावर आएंगे यंग, छोटे छोटे से फ्लावर आएंगे, ये एक्सिस के टॉप पर फ्लावर होंगे यंग फ्लावर्स। बट जैसे ही हम एक्सिस में नीचे आने लगेंगे तो फ्लावर कैसे होते चलेंगे, मैच्योर होते चलेंगे। फ्लावर कैसे होते चलेंगे, मैच्योर होते चलेंगे या ओल्ड होते चलेंगे। तो जब कभी भी एक्सिस पर यंग फ्लावर्स तो कहां पे मिले, टॉप पर, और मैच्योर फ्लावर कहां मिले, बॉटम पे, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। यही अरेंजमेंट तुम्हें लीफ में मिलता है, जब मैंने फाइलोटैक्सी वगैरह पढ़ाई थी, ठीक है। यही अरेंजमेंट तुम्हें काय में मिलता है, लीफ में, याद रखना ये वाली बात, एक्रोपिटल सक्सेशन। तो रेसिमोस एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मेन एक्सिस है, टिप पर फ्लावर नहीं मिलेगा, लेटरली ग्रो करेंगे, एक्रोपिटल मैनर है, मतलब इस एक्सिस के टॉप पर तो यंग फ्लावर होंगे, बॉटम पर मैच्योर फ्लावर्स होंगे। ये कहानी होती है किसकी, रेसिमोस। डायग्राम भी देख सकते हो इसका, ध्यान से देखो, ऊपर देखो, चेक करो डायग्राम। इसकी जो टिप है, यहाँ पर जो फ्लावर मिल रहे हैं वो छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं आपके, ये यंग फ्लावर्स हैं। और जैसे ही आप बॉटम पे आओगे, ये देखो फ्लावर बन गया, मैच्योर हो गया फ्लावर, ये मैच्योर हो गया फ्लावर, ये मैच्योर हो गया फ्लावर। तो टिप पर जो स्टेम का टॉप है या एक्सिस का टॉप है, वहां पर तो आपको यंग फ्लावर्स दिखेंगे जो अभी बने, जस्ट नए नए ताजा ताजा बने हैं फ्लावर। और इसके बॉटम पे फ्लावर देखोगे तो वो ऐसे हैं जो बहुत दिन पहले बन चुके हैं और मैच्योर हो चुके हैं, खुल चुके हैं पूरे फ्लावर्स, ठीक है। तो ये होता है रेसिमोस का एक्रोपिटल अरेंजमेंट। उम्मीद करूंगा पकड़ में आई होगी मेरी बात। नेक्स्ट इज साइमोस। साइमोस की क्या कहानी है, साइमोस का एक्सिस शॉर्ट होता है, रेसिमोस की एक्सिस लॉन्ग होती है, क्योंकि रेसिमोस की एक्सिस के टॉप पर सॉलिटरी फ्लावर नहीं मिलता, पर साइमोस में मिलता है। तो सुनना, इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। तो हर मेन एक्सिस टर्मिनेट होती है किसी में, एक फ्लावर में। तो देख जरा, पहली मेन एक्सिस देख, ये रही फर्स्ट एक्सिस, टर्मिनेट हो गई फ्लावर में, एक और एक्सिस बनी, ये भी टर्मिनेट हो गई फ्लावर में, एक और एक्सिस यहां से बनाई, ये भी टर्मिनेट हो गई फ्लावर में। तो इसकी जो भी आप एक्सेस निकालोगे वो फ्लावर में ही टर्मिनेट होगी, और फ्लावर इंडिविजुअल होगा, ग्रुप नहीं बनेगा, सिंगल सिंगल फ्लावर पाए जाते हैं, इन्हीं को सॉलिटरी फ्लावर बोला जाता है। और जब किसी के सर के ऊपर किसी चीज को बिठा दिया जाए तब क्या वो एक्सेस ज्यादा ग्रो कर पाएगी, नहीं। तो साइमोस की जो एक्सेस होती है बेटा, वो हमेशा शॉर्ट रहती है। कैसी रहती है, शॉर्ट। तो वही लिखा है, इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, hence is limited in growth, इसीलिए वो ग्रोथ में लिमिटेड होता है। आगे सुनना, the flower are born in basipetal order। अब basipetal order उल्टा हो जाता है। basipetal order में क्या कहानी है कि टॉप पर तो हमें कैसे मिलेंगे, मैच्योर फ्लावर,
अब यहाँ पर एक छोटी एक्सिस निकाली, ये मेन एक्सिस है, इस पे फ्लावर निकला, अब यहाँ पे क्या निकाली, एक और मैंने साइड से एक्सिस निकाली, अब ये फ्लावर कैसा होगा, यंग, ये कैसा होगा, यंग। अब उल्टा हो गया, मैच्योर फ्लावर तो मिलते हैं टॉप पर, यंग फ्लावर्स मिलते हैं एक्सिस के बॉटम पर। ऐसे अरेंजमेंट को बोला जाता है बेसिपिटल ऑर्डर। क्या बोला जाता है, बेसिपिटल ऑर्डर। यहां से भी एक फ्लावर निकलेगा, वो भी कैसा होगा, यंग होगा। अब इसमें से भी निकालोगे, टर्मिनेट होगा, ये भी कैसा होगा फ्लावर, ये यंग होंगे। कैसे फ्लावर होंगे, ये यंग फ्लावर होंगे। ठीक है, नहीं चाहो तो ऊपर देख लो, देखो जरा, ये रहा एक्सिस के टॉप वाले पॉइंट देखो, हमेशा टॉप वाला पॉइंट देखो। मैच्योर फ्लावर है, इसके नीचे आओगे या इसके नीचे आओगे, देखो यंग फ्लावर है, बंद है अभी, ये खुला नहीं है, हाँ या ना। तो एक्सिस के टॉप पर तो मैच्योर फ्लावर मिल रहा है, एक्सिस के बॉटम की तरफ क्या मिल रहा है, यंग फ्लावर। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं हम बेसिपिटल। क्या कहते हैं बेटा, बेसिपिटल। एग्रोपिटल में उल्टा है, एग्रोपिटल में टॉप पर यंग है, बॉटम पर मैच्योर है। बेसिपिटल में टॉप पर मैच्योर है, बॉटम पर यंग है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। उम्मीद करूंगा दोनों इन्फ्लोरेसेंस क्लियर। इन्फ्लोरेसेंस तो और कुछ नहीं, एक्सिस पे फ्लावर के अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। बट यही एक्सिस पर अगर लीफ का अरेंजमेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। ये मैंने आपको बोला था, ये टर्म वापस से लाऊंगा मैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, एक एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट। फाइलोटैक्सी क्या है, एक एक्सिस पे लीव्स का अरेंजमेंट। ठीक है, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरे हिसाब से बात। चलूँ आगे, कोई दिक्कत। फाइलोटैक्सी के बारे में मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया हुआ है, आप जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा भेजे में बात फिट हुई होगी जरूर, अगर ध्यान दे रहे होंगे तो। नेक्स्ट, अब इन्फ्लोरेसेंस समझ में आया। अब इन्फ्लोरेसेंस बना कैसे है, फ्लावर। तो हम बात करने जाएंगे आज फ्लावर की। ठीक है, तो पहले लिख लो मैं जो लिख रहा हूँ, फ्लावर। पहले इसके मैं पार्ट्स लिखता हूँ। ठीक है, फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला, फ्लावर की जो स्टिक होती है, जो डंडी कहते हैं ना, जिससे फ्लावर स्टेम से जुड़ा होगा, किसी एक्सिस से जुड़ा होगा, उस स्टॉक को हम पेडिसिल का नाम देते हैं। क्या, उस स्टॉक को हम किसका नाम देते हैं, पेडिसिल। पेडिसिल वो डंडी है जिसपे वो फ्लावर, जिस उस स्टेम या उस पर्टिकुलर सेक्शन की मदद से या उस स्टॉक की मदद से वो फ्लावर किसी स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, उस पर्टिकुलर छोटी सी डंडी को हम पेडिसिल का नाम देते हैं। नेक्स्ट, थैलेमस। इसी पेडिसिल का ही पार्ट होता है बेटा, इसी पेडिसिल का ही सोलन पार्ट होता है। क्या, थैलेमस। इसी पेडिसिल का ही पार्ट होता है, सोलन पार्ट ऑफ पेडिसिल। ठीक है, हाँ या ना, सोलन पार्ट ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल मान ले ये डंडी है जिस पे फ्लावर बैठा है, इसी के ऊपर एक सोलन पार्ट होगा पेडिसिल का, जिस पर फ्लावर के सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं। ये तो नीचे का पार्ट हो। अब क्या लिख रहा हूं, मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहला कैलिक्स, नाम याद रखना, टर्मिनोलॉजी। ये अपनी भाषा में आपने सेपल्स के नाम से सुनी होंगी, ग्रीन कलर की होती हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं बड स्टेज में, ये कहानी आप सुन चुके होंगे। दूसरा है कोरोला, इनको हम अपनी भाषा में कहते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, पेटल्स। तीसरा होता है एंड्रोशियम, इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं स्टैमिन। ठीक है, नेक्स्ट इज गाइनोशियम, इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कार्पिल या फिर पिस्टिल। ये आपके मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर। इन दोनों में भी यही मेन होते हैं, ये दोनों तो बस सुंदरता बढ़ाने के लिए होते हैं, इनका ज़्यादा कोई रोल नहीं होता। वैसे तो मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का ही होता है, क्योंकि पॉलिनेशन वगैरह आपने फिनोमिना पढ़ाएंगे आपको 12th क्लास में, तब आएगा। ठीक है ना, तो ये भी मेन पार्ट है, बट एक्चुअल में फ्लावर में जो काम का पार्ट होता है वो यही दोनों होता है, याद रखना। फ्लावर को आपने सुना है रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं बेटा, फ्लावर इज कॉल्ड दी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दी प्लांट। अगर ये फ्लावर नहीं होता तो हम प्लांट की जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस केस में नहीं बढ़ पाती। हाँ या ना, फ्लावर हेल्प करता है प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हाँ या ना, तो ये फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये नहीं होगा
तो गैमेट कहाँ बनेंगे, क्योंकि बाकी जितने भी पार्ट अभी तक मैंने आपको प्लांट के पढ़ाए हैं वो सब वेजिटेटिव पार्ट हैं। क्या है बेटा, वेजिटेटिव पार्ट। पर फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इसमें, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पूरे प्लांट का। तो इसी में ही ये मेन दो ऑर्गन मिलते हैं एक्चुअल में, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस में पढ़ते हैं, वैसे ही इसका ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, जो कि किस में पाया जाता है, फ्लावर में। तो फ्लावर बहुत जरूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे। जो नहीं लिख पाया है वो वीडियो को पॉज करके पीछे करके लिख लेना बाद में, ठीक है। आगे देखते हैं, देख लेना, मिल जाएंगी वो चीजें। अब मैं ज्यादा वेट नहीं करता हूँ इसमें। चले आगे देख, सुनना भाई फ्लावर के बारे में। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म, प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट है फ्लावर, ठीक है। इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसी फ्लावर में आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पाया जाता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और यही वो ऑर्गन है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है। तो डेफिनेटली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही बनाया गया है इन प्लांट में, भगवान ने इसीलिए बना के दिया है इनको। चलें आगे सुनने। A typical flower has 4 different kind of whorls. Whorls मतलब उसके पार्ट हैं, arranged successively on a swollen end of a stalk or pedicel. क्या बकवास कर गया ये सुनना। ये मान लो एक पेडिसल है, डंडी है, ठीक है। इसको हम फ्लावर का स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लावर की डंडी या फ्लावर का स्टॉक, ठीक है। इसी का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है फ्लावर के स्टॉक का, मैं थोड़ा सा मोटा कर रहा हूँ उसे, है ना, ये क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। थोड़ी सी ड्राइंग के साथ एडजस्ट करना, समझ में आएगा। ये स्टॉक है पेडिसल, और ये पेडिसल का ही पार्ट है पर सोलन अप पार्ट है। क्या है, पेडिसल का ही हिस्सा है पर वो स्वेल अप हो गया है। क्यों स्वेल अप हो गया, क्योंकि इस पार्ट पे ही फ्लावर के सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं। तो ये आपकी स्टॉक है पेडिसल, और इसको हम कहते हैं, नाम दे रखा है थैलेमस, या फिर एक ही बात है रिसेप्टेकल। कि सारे पार्ट के नाम रट जाने चाहिए। और ये जो डंडी है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेडिसल, ठीक है, या फिर स्टॉक, एक ही बात है, पेडिसल बोलते हैं। ये पेडिसल का सोलन अप पार्ट। अब इसी पार्ट पे फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं। 4 कौन कौन से अभी बताया मैंने, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, एंड गाइनोशियम। ठीक है, ये सारे पार्ट, इसमें सब कुछ लिख रहा है, यहां लिख रहा है। मैं मार्क कर दे रहा हूं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये 4 मेन पार्ट है, वो इसी थैलेमस पे अरेंज होते हैं। ठीक है, अब अरेंजमेंट कैसे होता है वो सुनना। बाहर से अंदर की तरफ अरेंजमेंट दिखा रहा हूं मैं, ऊपर से इरेज कर रहा हूं जरा इसे मैं, ठीक है। देखें अरेंजमेंट सुनना। सबसे आउटर मोस्ट वॉल, जो सबसे बाहर की तरफ, फ्लावर में ऐसे चलते हैं सर्कुलर में, ठीक है, सबसे बाहर से फिर अंदर की तरफ चलेंगे। तो जब से सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है, दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है उसका, लीफ लाइक, और ये ग्रीन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ये जी लिख दे रहा हूं मैं इसमें, ग्रीन कलर का होता है। ये कैलिक्स है तुम्हारी, क्या है ये, कैलिक्स। कौन है ये, कैलिक्स। जो इस फ्लावर को जब बड स्टेज में होगा, फ्लावर यंग होगा, जब मैच्योर नहीं हो, आपने देखी होगी कोपल देखी होगी, ऊपर से ग्रीन कलर की होती है। कैसी होती है, ग्रीन। तो वो जो ग्रीन पत्तियां होती है ना, वो ये कैलिक्स ही होती है, जिनको हम सेपल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको फ्लावर की क्या दिखेंगी, पेटल्स। क्या दिखेंगी, फ्लावर की पेटल्स। कुछ इस प्रकार से दिखाते रहो, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग शेप होती है। मैं एक बेसिक सी शेप बना दे रहा हूँ जो मेरे पे बन पाती है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है। ये कौन होती है, इसको कहते हैं हम कोरोला। क्या कहते हैं, कोरोला। और इसका कलर सी लिख दिया मैंने, कलरफुल होती है। अपने अच्छा अनुसार कलर इसका डिसाइड कर लेना जो तुम्हें पसंद आता है, ठीक है। कलरफुल होते हैं, किसी किसी में वाइट भी होते हैं, बट कलरफुल ज्यादातर पाए जाते हैं। तो कैलिक्स एंड कोरोला। तो सबसे बाहर वाली वॉल कौन हो गई, कैलिक्स। उसके अंदर कौन आ गई, कोरोला। अब इसके बाद कौन आती है, इसके बाद अरेंज होते हैं बेटा स्टेमेंस। इस तरीके से लंबी लंबी सी गर्दन होती है, और ये एंथर, आपने सुना होगा एंथर एंड फिलामेंट, स्टेमिन कहते हैं।
दिस इज द एंड्रोशियम, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कौन है ये, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दो बना दे रहा हूं मैं, है ना, अच्छा सा लगे, ज्यादा ज्यादा बन जाएंगे तो, और किसी किसी में बहुत सारे, मैं दो बना रहा हूं बस। तो पहली वल किसकी, सेपल्स की, नेक्स्ट या फिर कैलिक्स की, फिर कोरोला की, फिर एंड्रोशियम की, और सबसे मिडिल में बैठा हुआ होता है रानी बन के, कौन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन बैठा होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गाइनोशियम के नाम से। और यहाँ पे बैठा होता है ये ऐसे पार्ट, ठीक है बेटा, ये कौन है, गाइनोशियम। कौन है बेटा, ये गाइनोशियम। दीज आर दी वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड गाइनोशियम। ठीक है बेटा, उम्मीद करूंगा भेजे में फिट होगी। अभी इन दोनों पार्ट को अलग बना के भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यही दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लावर में। ये तो केवल दिखाने के लिए आते हैं, हाँ या ना, असली काम इन दोनों का ही होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। क्यों, क्योंकि एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल गैमेट बनेगा एंड्रोशियम में, फीमेल गैमेट बनेगा गाइनोशियम में, और इन्हीं के फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बन के सीड बनेगा, हाँ या ना। बाकियों का क्या काम है, वो तो सब ड्राई अप होके झड़ जाते हैं। तो इसीलिए ये सारी कहानी लिखी हुई है, वापस से पढ़ के सुना रहा हूँ। उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। डायग्राम बना लेंगे, भेजे में फिट हो जाएगी बात, हाँ या ना, पकड़ पाए मेरी बात को। इसको स्टेमिन कह रहे हैं, बीच वाले को कार्पेलिया पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है बच्चा वाटी। चले देखें आगे, सुनना जरा। A typical flower has 4 different kind of whorls arranged successively arrange करी थी on a swollen end of the stalk or pedicel called the thalamus or receptacle। pedicel का swollen part thalamus या receptacle पे। These are calyx, corolla, androecium and gynoecium। ये 4 पार्ट होते हैं, बट मेन इसमें 2 होते हैं। कौन कौन, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एसेसरी कौन होते हैं, जो केवल फायदे के काम के लिए आते हैं, मेन काम उनका होता ही नहीं है कभी भी। कौन होते हैं एसेसरी, कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन, वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यही मेन 2 पार्ट हैं जिसमें गैमेट्स बनते हैं। कैलिक्स और कोरोला तो बहुत उनको सपोर्ट के लिए आते हैं, जैसे पॉलिनेशन करा दिया, प्रोटेक्शन कर दिया इन पार्ट्स का। मेन खेल एंड्रोशियम और गाइनोशियम का ही होता है, ठीक है बच्चा वाटी। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे, तो सुनना जरा। अब एक नई बात और, कुछ फ्लावर में दिक्कत है क्या, उनमें सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं होती। अभी मैंने जैसे आपको डायग्राम दिखाया, सेपल्स भी दिखाई मैंने, पेटल्स भी दिखाई आपको, ग्रीन कलर की सेपल बोली, कलरफुल पेटल बोली। बट कुछ फ्लावर जैसे कि लिली फ्लावर, लिली की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं होती, वो फ्यूज हो जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा, वो फ्यूज हो जाती हैं। मतलब सेपल्स प्लस पेटल्स अलग अलग नहीं होती, ये दोनों एक ही यूनिट बन जाती है, और इस यूनिट को हम नाम से जानते हैं टेपल्स के नाम से। क्या बोलते हैं इनको हम, टेपल्स, या फिर अपनी भाषा में टेक्निकल टर्म में इसको पेरियांथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, पेरियांथ। कॉमन लैंग्वेज में हम लोग सेपल और पेटल्स, तो नॉर्मल लैंग्वेज ले रहा हूँ ना, वैसे तो क्या बोलते हैं इसे, कैलिक्स, इसको कोरोला और इसको पेरियांथ कहते हैं, ठीक है। अपनी भाषा में याद करें तो ये सेपल्स और पेटल्स का, इन दोनों का फ्यूजन होके एक नया टर्म और क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड टेपल्स। जिससे मैंने आपको सेपल और पेटल अलग अलग बना के दिया था, वो लिली में अलग अलग नहीं होती। आपको एक ही वर्ल दिखेगी, 2 वर्ल नहीं दिखेंगी, सेपल की अलग पेटल की अलग नहीं दिखेगी, इसमें एक ही वर्ल दिखेगी, वही सेपल है वही पेटल है, पर फ्यूजन करके हम उसको क्या बोलते हैं, टेपल या पेरियांथ। तो वही लिखा है। इन सम फ्लावर लाइक लिली, कैलिक्स एंड कोरोला, मतलब सेपल एंड पेटल आर नॉट डिस्टिंक्ट, एक ही हो जाते हैं, एंड आर टर्म्ड एज पेरियांथ। इसमें टेपल का नाम नहीं दिया तो मैंने ऐड ऑन करके दे दिया आपको, पेरियांथ कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, वैसे हम लोग टेपल्स के नाम से जानते हैं। चलूं आगे, उम्मीद करूंगा बेजे में बात फिट हुई होगी। नेक्स्ट, अब फ्लावर के 2 नाम और हैं। 2 टाइप के फ्लावर मिलते हैं बेटा हमारे नेचर में, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। अब ये क्या बवाल है, बहुत सिंपल। अभी मैंने आपको जो डायग्राम बना के दिया, उसमें मैंने आपको एंड्रोशियम भी दिखाया और गाइनोशियम भी दिखाया। ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों ऑर्गन्स हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, फीमेल, तो उसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल कौन है, समझ में आ गया होगा। अगर फ्लावर में केवल एंड्रोशियम या एंड्रोशियम मिले, गाइनोशियम ना मिले, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या फिर केवल गाइनोशियम ही मिले, एंड्रोशियम ना मिले, तो वो यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में दोनों मिलेंगे, यूनिसेक्सुअल में केवल एक ही मिलेगा, या तो गाइनोशियम मिलेगा या एंड्रोशियम, तो वहां पर फ्लावर एक ही टाइप के होंगे, मेल फ्लावर होंगे या फीमेल, पर बाइसेक्सुअल में दोनों पाए जाते हैं। तो लिखा, व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज बाइसेक्सुअल। अ फ्लावर हैविंग आइदर
ओनली स्टेमिन मतलब एंड्रोशियम और ओनली कार्पेल आई मीन गाइनोशियम इज यूनिसेक्सुअल। तो दो टाइप के फ्लावर मिलते हैं, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। जो मैंने डायग्राम बनाया था वो मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम बनाया था। किसका बनाया था? बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम बनाया था। ठीक है, हाँ या ना? चलूं आगे, आगे देखते हैं, अगला देखें। अब फ्लावर के पास अपनी एक सिमेट्री भी होती है। फ्लावर के पास भी बेटा सिमेट्री, तीन तरीके के मिलते हैं बेटा फ्लावर। कौन कौन से मैं लिख दे रहा हूं। पहला नाम है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा नाम है जाइगोमॉर्फिक, और तीसरा नाम है लिखा है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक तीन टाइप की सिमेट्री मिलती है, एक्टिनो, जाइगो और एसिमेट्रिक। अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, एक्टिनोमॉर्फिक को एनिमल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं, इसको हम रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक को हम जानते हैं बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री के नाम से, और लास्ट तो एसिमेट्रिक है ही। अब रेडियल सिमेट्री क्या है? सबसे इजी एग्जांपल देता हूं, जैसे बास्केटबॉल देखी आपने, हाँ या ना? बास्केटबॉल देखी है। बास्केटबॉल को आप किसी भी रेडियल प्लेन से काटो, वो इक्वल हाफ में बटेगी, हाँ या ना? बास्केटबॉल को आप किसी भी रेडियल प्लेन ऐसा होता है पूरा ऊपर से नीचे तक काटा जाता है और सेंटर से पास होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट की बॉडी से। तो बास्केटबॉल को आप कैसे भी काटो, ऊपर से रेडियली काटो। कैसे काटो? उसकी अलोंग दी रेडियस, रेडियली मतलब होता है उसकी रेडियस के अलोंग वाले डायरेक्शन में या प्लेन में काटो। तो ऐसी ज्योमेट्री को हम कहते हैं रेडियल। जैसे कि मैं कुछ इस प्रकार से बना दे रहा हूँ, ये बास्केटबॉल है, अब इसको मैं ऐसे काटूं तब भी दो इक्वल हाफ में बटेगी अलोंग दी रेडियस। रेडियस यही तो होगी, यहाँ से सेंटर, यहाँ से रेडियस, सेंटर से पास हो रही है। दूसरा मैं यहाँ से काटूं तब भी दो इक्वल हाफ में बटेगी। तीसरा मैं ऐसे काटूं तब भी दो इक्वल हाफ में बटेगी ये बास्केटबॉल। चौथा मैं ऐसे काटूं तब भी ये दो इक्वल हाफ में ही बटेगी बास्केटबॉल। ऐसी सिमेट्री को कहते हैं हम रेडियल। पर फ्लावर में क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। अगर कोई फ्लावर है जिसको हम इस रेडियल सिमेट्री की तरह काटें और वो फ्लावर हर बार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, ऐसे फ्लावर की ज्योमेट्री को हम नाम देंगे एक्टिनोमॉर्फिक। बाइलेटरल क्या है? बाइलेटरल होती है हम लोगों में। अब क्या मैं अपनी बॉडी को दो इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन के से काट सकता हूं? नहीं। अगर मुझे अपनी बॉडी को दो इक्वल हाफ में काटना है तो मैं यहां से इस पोर्शन से काटूंगा, इस जगह से बॉडी को काटूंगा, तभी मेरी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। तो जब किसी बॉडी को केवल एक ही प्लेन के अबाउट, एक पूरी बॉडी को हम सिंगल प्लेन के अबाउट दो इक्वल हाफ में काट पाए, ऐसी होती है बाइलेटरल। अब इसमें तो बहुत सारी एक्सिस आ गई, बहुत सारे प्लेन आ गए काटने के लिए, पर बाइलेटरल में इकलौता एक ही प्लेन होता है। जैसे मान लो मैं एक इंसान बना दे रहा हूं, थोड़ा सा अजीब सा इंसान बना रहा हूं, ध्यान से एडजस्ट कर लेना। ज्यादा पतला बन गया पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। अब इसकी बॉडी ठीक है, इसको हमें दो इक्वल हाफ में काटना है। कैसे काटना है इसको? हमें दो इक्वल हाफ में, तो एक ही प्लेन के अबाउट काट पाएंगे, जस्ट लाइक दिस। और कोई प्लेन नहीं होगा जब हम इसको दो इक्वल हाफ में काट पाए। ठीक है, तो ऐसी ज्योमेट्री को हम क्या नाम देते हैं? जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, क्या नाम देंगे? जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। चलें आगे, आई बात भेजे में। इसमें क्या है? रेडियल प्लेन एक नहीं है, मल्टीपल है। इसमें एक ही प्लेन है, उसी के अबाउट हम दो इक्वल हाफ में काट पाएंगे, और कोई दूसरा प्लेन इसको दो इक्वल हाफ में काट नहीं पाएगा। तो जिस फ्लावर में ऐसा कहानी मिले तो वो जाइगोमॉर्फिक होंगे, जिसमें ये कहानी मिले वो एक्टिनोमॉर्फिक। तीसरा एसिमेट्रिक, इसको कभी दो इक्वल हाफ में काट ही नहीं सकते। ये ऐसा फ्लावर होगा जिसको हम कभी भी दो इक्वल हाफ में काट नहीं सकते। एग्जाम्पल्स देखने, बाकी सब मैंने पढ़ा दिया, आप रीड करके देख सकते हो उस चीज को। ठीक है, उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हुई होगी। हटा दूं मैं? चलो लगे रहने दो, लिख पढ़ो। इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल एंड जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल। भेजे में फिट हो गई होगी। आगे सुनना। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। याद रखना, ठीक है। बास्केटबॉल को जैसे काटते हैं बिल्कुल वैसी। एग्जाम्पल कौन है इसके? एग्जाम्पल इज मस्टर्ड, धतूरा, चिली। क्लियर है, हाँ या ना? दूसरा सुनना। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, एक ही पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के अबाउट काट पाए।
तो ऐसे ज्योमेट्री को या ऐसी सिमेट्री को हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। ये किसका एग्जांपल है? पी का फ्लावर होगा, गुलमोहर होगा, बीन होगा, कैशिया होगा। ये एग्जांपल से याद रखना। लास्ट इज एसिमेट्रिक। लास्ट इज एसिमेट्रिक। कौन सा? एसिमेट्रिक फ्लावर। अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक मतलब इर्रेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। एग्जांपल इज कैना। क्या नाम है एग्जांपल प्लांट का? कैना। ठीक है, क्या नाम है ऐसे प्लांट का? कैना। याद रखना, एग्जांपल्स पे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। टर्मिनोलॉजी तो आनी चाहिए पर एग्जांपल ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, बिना एग्जांपल के कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है मॉर्फो में। या तो एग्जांपल लिख के पूछेगा वो तुमसे, वो नाम देगा ही नहीं, वो सीधा इन एग्जाम पूछेगा गुलमोहर में कौन सी ज्योमेट्री पाई जाती है, लट्टू बुझ जाते हैं पेपर में। हाँ या ना? आधे तो बाली को जाते रह जाते हैं कि क्या आंसर आएगा। भाई एग्जाम्पल पे से उठा के दिया है ना, उसने उल्टा ये नहीं पूछा जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री किसमें मिलती है, उसने ये पूछा गुलमोहर में क्या कौन सी सिमेट्री मिलती है। तो एग्जाम्पल याद नहीं होंगे, लट्टू बुझ जाएंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बोल दिया था, हर पेज के जो जो एग्जाम्पल जिसको डिनोट कर रहा है वो स्लिप बना के इसके कागज के टॉप पे चिपका लेना, जिससे आपको याद रहे बार बार जब भी इस चैप्टर को पढ़ो सबसे पहले वो एग्जाम्पल ही रिवाइज हो। क्योंकि इस चैप्टर में अगर एग्जाम्पल आपसे नहीं हुए लट्टू बुझ जाएंगे पेपर में, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। उम्मीद करूंगा यहां तक भेजे में बात फिट हुई होगी। तो फ्लावर के बारे में कहानी समझ में आई, फ्लावर के पार्ट समझ में आए, फ्लावर की सिमेट्री समझ में आई। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको बातें डेफिनेटली क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब इसको इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर इनडाइजेशन हो जाएगा, फिर आप कल क्लास नहीं ले पाओगे। तो इसको इतना ही रखते हैं आज। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम कल बात करेंगे ट्राइमेरस टेट्रामेरस फ्लावर की, और हम फ्लावर में 2-3 चीज़ें और पढ़ेंगे, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर। इस टर्मिनोलॉजी को भी हम कल सीखेंगे। तो वो फ्लावर के बारे में बात होगी, उसी में मैं आपको आगे जाके पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी डिस्कस कराने जाऊँगा। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में कल मिलते हैं विद ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, टेट्रामेरस, ट्राइमेरस, ये फ्लावर्स के बारे में और डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए गुड बाय।